हेलो किडूज, वेलकम टू कमिटेड क्लास ऑनलाइन। आई एम दरबिर शर्मा। तो बेटा देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हम लोग काफी सारी चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। हमने वहां पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में समझा, वहां पर हमने ग्रोथ के बारे में समझा, रिप्रोडक्शन के बारे में समझा, मेटाबॉल्स के बारे में समझा, सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं आपको वहां पर मैंने बता दिया था कि भाई सेलुलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, हर ऑर्गेनिज्म सेल का बना है। इसके अलावा वहां पर हमने डिस्कशन करा था बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी का मैंने आपको मतलब बताया था। बायो का मतलब होगा लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होगा वेराइटी। फिर इससे हमने एक डेफिनेशन वहां पर अपनी तैयार कर ली थी। इसके अलावा हमने कुछ पॉइंट्स भी याद रखे थे, जैसे मैंने आपको बताया था अगर हम बात करते हैं, अगर तो आपको एक नंबर याद रखना था, वो था आपका 17 to 18 लाख या 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, इतनी बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने थे कि आपको ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो चुके हैं, इतने ऑर्गेनिज्म या इतनी डाइवर्सिटी क्या हो चुकी है, आपकी डिफाइन हो चुकी है। ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी क्या होगी आपकी, डिफाइन हो गई है। सो ये सारी बातें हमने छोटी छोटी वहां पर करी थी। ओके, आज हम बात करने वाले हैं इसके आगे। ठीक है, इसके आगे आपको क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना है किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। जब भी क्लास को आप शुरू करते हो ना, हमेशा नोटबुक अपने साथ लेके बैठो। ठीक है, अगर आप इस क्लास को सीरियसली ले रहे हो और आप सीरियसली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, फिर चाहे आप किसी भी टीचर से प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, यूट्यूब पर कोई भी लेक्चर देखते हैं तो ऐसे सुनना नहीं है, नोट्स को बनाना है। ठीक है, टीचर्स के साथ। तो चलो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखो, मैं क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैं सिंपल मीनिंग बताता हूँ। ठीक है, सिंपल मीनिंग इसका क्या होता है। इसका क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हो गई एकदम सिंपल सी बात। लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप बता सकते हैं इसके बारे में, दैट आज तरीके से बनाइएगा। द क्लासिफिकेशन इज द मेथड ऑफ प्लेस organism organism into groups or subgroups on the basis of their similarities and and dissimilarities। ये होता है आपका क्लासिफिकेशन, पहली चीज। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो क्लासिफिकेशन का मतलब तो हमें पता चल गया है साहब, क्या है? ग्रुपिंग करना है। ठीक है, सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर। अब देखो, अगर क्लासिफिकेशन होगा तो इससे कुछ बेनिफिट भी तो होंगे, कुछ एडवांटेजेस भी तो होंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा? हमें यहाँ पर क्या देखोगे कि एक हमें आइडिया मिल जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पर डाइवर्सिटी का क्या मिल रहा है? एक आइडिया मिल रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ डेट गिव एन आइडिया ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हमें एक आइडिया दे देता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा आप क्या देखोगे कि बाय स्टडिंग द, अगर हम इसे क्या कर रहे हैं, प्रॉपर ऑर्डर में लगा रहे हैं। ठीक है, किस में लगा रहे हैं? हमें प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं। प्रॉपर ऑर्डर में क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, जब चीजें क्या होंगी, एक ऑर्डर में होंगी, तो हमारी स्टडी कैसी हो जाएगी? इजी हो जाएगी, है ना। ऑर्गेनिज्म की स्टडी कैसी हो जाएगी? इजी हो जाएगी और कन्वीनियंट हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, फिर इसके बाद हम आते हैं अगले उस पर। अगला क्या है आपका? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तो टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। देखो, पहली बात, टैक्सोनॉमी क्या है आपका? इट्स अ ब्रांच ऑफ अ साइंस। क्या है भाई? ब्रांच ऑफ अ साइंस that deal with that deal with principle and procedure that deal with principle and procedure of classification। ये होता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी सीधा सीधा क्या है? टैक्सोनॉमी का सीधा सीधा मतलब होता है भाई, देखिए जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए कुछ प्रिंसिपल और प्रोसीजर बनाए गए हैं। ठीक है, वही क्या है आपका? टैक्सोनॉमी। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं तुम एक बायोलॉजिस्ट हो। ठीक है, कौन हो भाई? तुम एक
बायोलॉजिस्ट हो मान लेते हैं चलो, और तुम्हारा नाम है पिंकू बायोलॉजिस्ट। कौन हो भाई तुम? पिंकू बायोलॉजिस्ट। और मेरी क्लास में ध्यान रखना, पिंकू पिंकी आप बार बार सुनोगे, ठीक है? ये दोनों मेरे फेवरेट कैरेक्टर है, तो मैं कई बार एग्जांपल दिया करूंगा पिंकू पिंकी के, ठीक है? तो तुम कौन हो? पिंकू बायोलॉजिस्ट हो। तो मान लो कि ऐसा मान लेते हैं कोई इंसेक्ट है, ठीक है? तो हमारा पिंकू कहाँ गया? हमारा पिंकू गया एक फॉरेस्ट में। किसमें चला गया भाई? हमारा पिंकू गया एक फॉरेस्ट में। सो पिंकू ने क्या करा? पिंकू ने देखा कि भाई हाँ, पिंकू को एक इंसेक्ट मिला अलग सा। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? पिंकू ने क्या करा? उसको आइडेंटिफाई करा। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद पिंकू ने क्या करा? उसे कैरेक्टर देखे, ठीक है? सो पिंकू को क्या मिला फॉरेस्ट में? पिंकू को मिला एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो पिंकू ने क्या करा? पहला स्टेप क्या करा? उसको आइडेंटिफाई करा। फिर पिंकू ने क्या करा? उसे कैरेक्टर को देखे, ठीक है? कैरेक्टर्स देखे। पिंकू ने कहा कि भाई इस पर तो जॉइंटेड अपेंडेजेस है। पिंकू ने तो कहा कि भाई क्या है? काइटेनस एक्सोस्केलेटन है। और कहा इसमें तो एंटीना भी है। तो ये सब क्या करे? इसे कैरेक्टर देखे, और कैरेक्टर देखने के बाद क्या करा? इसको क्लासीफाई करा। क्या करा भाई? इसको क्लासीफाई करा, या मैं कह सकता हूँ इसका क्लासिफिकेशन करा। अब क्या क्या कैरेक्टर देखे थे? कैरेक्टर देखे थे जॉइंटेड अपेंडेजेस, है ना, जॉइंटेड लेग्स, एंटीना, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो ये सब किसमें होता है? ये सब होता है आपका आर्थ्रोपोडा में, है ना? क्लासिफिकेशन तो पता चल गया कि भाई आर्थ्रोपोडा। और फाइनली पिंकू ने क्या करा भाई? फिर फाइनली स्टेप क्या होगा? पिंकू ने तो नहीं, लेकिन फाइनल स्टेप क्या होता है? नोमेनक्लेचर। उसका कोई नाम रख दिया, ठीक है? सो मैंने आपको यहाँ पर इस सीरीज में ये कहानी क्यों बताई? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ध्यान रखेंगे, ज्यादातर लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है सेकंड और थर्ड में। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। फिर क्या करा जाएगा? फिर करा जाएगा उससे कैरेक्टर्स को देखा जाएगा। फिर क्या करा जाएगा? क्लासिफिकेशन करा जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या कर दिया जाएगा? उसका नामकरण कर दिया जाएगा, या फिर उसका नोमेनक्लेचर कर दिया जाएगा। तो ये सब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एकदम ऑर्डर में लिख देता हूँ। तो सबसे पहला क्या हो गया आपका? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन। थर्ड क्या है यहाँ पर? क्लासिफिकेशन। थर्ड क्या है यहाँ पर? क्लासिफिकेशन। और सबसे लास्ट में क्या करा जाता है यहाँ पर? नोमेनक्लेचर। क्या करते हैं भाई? करते हैं नोमेनक्लेचर। सो ये क्या है आपके? ये चारों हो गए आपके कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। सो अगर आपसे पूछता है कितने कंपोनेंट है टैक्सोनॉमी के, तो 4 कंपोनेंट है, और चारों के चारों आपके सामने है। तो इस बात को यहाँ लिख देते हैं, दे आर द कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। ये 4 कंपोनेंट है। इसके अलावा टैक्सोनॉमी से क्या क्या सवाल और पूछे जा सकते हैं? इसके अलावा टैक्सोनॉमी से आपको पूछा जा सकता है कि टैक्सोनॉमी जो टर्म है ये किसने दिया था? सो ध्यान रखेंगे, ये टर्म दिया था एडी कंडेला ने। एडी कंडेला ने ये टर्म दिया था। और अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो आंसर रहेगा हमारा कार्लस लिनस, ठीक है? क्या रहेगा भाई? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अगर पूछा जाए तो क्या रहेगा आपका? कार्लस लिनस। तो इतना आपको पता होना चाहिए, तो आप टैक्सोनॉमी के ज्यादातर क्वेश्चंस को बड़े इजीली कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो चलो इसके बाद हम समझेंगे किसके बारे में? सिस्टमैटिक्स के बारे में। सो सिस्टमैटिक्स आप तभी समझ पाओगे जब आपको टैक्सोनॉमी का ज्ञान होगा, ठीक है? अगर आपको टैक्सोनॉमी आती है तो ही आप सिस्टमैटिक्स से लिंक कर पाओगे, नहीं तो समझने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? अगर टैक्सोनॉमी पहली बात तो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी सिंपल फॉर्म में बताया। उसके अलावा भी नहीं आता तो आपको एक बार फिर से दोबारा टैक्सोनॉमी वाले टॉपिक पर वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट है। तो आप प्लीज उसे देखें, तो ही आप सिस्टमैटिक्स के बारे में क्या करें? पढ़ें, तो ज्यादा समझ में आएगा आपके। तो देखो, अब बात करेंगे सिस्टमैटिक्स की। तो सबसे पहली बात, इसमें टर्म किसने दी है भाई? टर्म सिस्टमैटिक किसने दी है? कार्लस लिनस ने। कार्लस लिनस ने दी है आपकी टर्म सिस्टमैटिक्स। फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स अगेन कार्लस लिनस, आपका आंसर बन जाएगा। सो सिस्टमैटिक्स एक्चुअली होता क्या है? सो इसका देखो सिंपल सा मतलब है टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इक्वल टू इक्वल टू सिस्टमैटिक्स, ठीक है? तो सिस्टमैटिक्स क्या हो गया आपका? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। मतलब अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे?
प्रिंसिपल और प्रोसीजर देख रहे थे क्लासिफिकेशन का, उसमें अब आपने क्या जोड़ दिया है, फाइलोजेनी जोड़ दिया है। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया सिस्टमैटिक्स। सो सिस्टमैटिक्स कुछ नहीं है, टैक्सोनॉमी में फाइलोजेनी को जोड़ दो, और फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इससे क्या बन जाएगा आपका, सिस्टमैटिक्स बन जाएगा। कितनी बात क्लियर है। फिर इसके बाद देखो, तो अब मैं बात करूंगा आपसे कि ये बताओ भाई इसमें कितने कंपोनेंट होंगे, ठीक है, सिस्टमैटिक्स में कितने कंपोनेंट होंगे। सो चार तो हमारे किसमें थे, चार तो हमारे थे टेक्सोनॉमी में, एक आ गया हमारा फाइलोजेनी, तो टोटल कंपोनेंट कितने हो गए, 5 हो गए। अब चलो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद सेकंड हो जाएगा यहाँ पर आपका कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन के बाद थर्ड क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एंड आफ्टर क्लासिफिकेशन आपका क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, और सबसे आखिरी में आप क्या चेक करोगे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक करोगे, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका फाइलोजेनी। देखो अगर हम बात करते हैं ना टैक्सोनॉमी के बारे में भी, तो ध्यान रखना जो आपकी मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो काफी सारी चीजों पर बेस्ड है। तो इस वाले पॉइंट को मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पर है। किस किस पर है भाई, ये आपकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर पर है। इसके अलावा जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो किस पर बेस्ड करेगी, इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर पर बेस करेगी। किस पर करेगी, सेल स्ट्रक्चर पर बेस करेगी। इसके अलावा ये आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस पर भी क्या करती है, बेस्ड है। किस पे बेस्ड है भाई, डेवलपमेंट प्रोसेस पर भी क्या है, बेस्ड है, डेवलपमेंट प्रोसेस। और इसके अलावा आपका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन्स पर भी ये बेस्ड है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पर क्या है, ये बेस्ड है। सो इन सारी चीजों पर क्या है, आपकी मॉडर्न टैक्सोनॉमी बेस्ड है। हो सकता है आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने मिल जाए, तो कुछ पॉइंट्स वगैरह है, ये थोड़े से याद कर लेना, पढ़ लेना, बस इसमें इतना ही करना है। फिर इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक क्या है हमारा, नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर, अब आपके सामने एक पेज आ गया हुआ है ना, एनसीईआरटी का पेज है ये, ठीक है। किसका पेज है भाई, ये है आपका एनसीईआरटी का पेज है, पेज नंबर 7 एनसीईआरटी में। अब देखो क्या हुआ था, अभी इस कंसेप्ट को जानने से पहले थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ। इतना सेक्शन उठा के 2016 फेज 2, ठीक है, कब, फेज 2 2016। एनसीईआरटी का सीधा सीधा ये पेज उठकर इतना जितना मैंने आपको बॉक्स में डाला है ना, यहाँ से सीधी सीधी लाइंस आपके एग्जाम पेपर में आएगी। अब एक्चुअली था क्या, रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं, किसके, नोमेनक्लेचर के रूल्स हम पढ़ लेते हैं, हमें याद रहते हैं सारे रूल्स, पर ये सीक्वेंस में याद रखने जरूरी है। नीट ने आपको यहाँ पे ये इंडिकेशन 2016 में दे दिया था कि भाई अगर तुम पढ़ रहे हो अच्छी बात है, रूल्स में ध्यान है और भी अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें सीक्वेंस में याद है। तो अब हमें क्या करना है, ये चारों के चारों पॉइंट एक सीक्वेंस में ही याद रखने हैं, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं करना। और इसका जो है फेज 2 2016 में क्वेश्चन बन चुका है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, अगला टॉपिक हमारा रहेगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब क्या होता है, नामकरण करना, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, नेमिंग करना, नेमिंग करना। तो नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये नेमिंग सिस्टम किसने दिया था। सो ये नेमिंग सिस्टम आपका अगेन दिया था कार्लस लिनस ने। किसने दिया था भाई ये नेमिंग सिस्टम, ये दिया था कार्लस लिनस ने। ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से ही बहुत बार पूछा जाता है। सो दो तरह के नेम होते हैं, एक नेम होता है आपका वर्नाकुलर नेम, वर्नाकुलर नेम, जैसे कि वो आपका लोकल नाम हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आम, कहते हैं ना कि आम, कहीं अम्बा कहते हैं,
कहीं कैरी कहते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब है आपके वर्नाकुलर नेम, मतलब लोकल नेम। और एक होता है स्टैंडर्डाइज नेम, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ एक होता है आपका बायोलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम, जो कि आपका क्या होता है, हर जगह वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगी फेरा इंडिका। अब मैंगी फेरा इंडिका इंडिया में बोलो फिर चाहे बाहर बोलो, मैंगी फेरा इंडिका का सीधा सीधा मतलब क्या होगा, मैंगो होगा। मतलब ये आपका वेरी नहीं करता प्लेस टू प्लेस। वहीं लोकल नेम या फिर वर्नाकुलर नेम जो है ये आपके वेरी कर जाते हैं, चेंज होते रहते हैं प्लेस टू प्लेस। अब आपको क्या करना है, ये कुछ रूल्स दे रखे हैं, इस सारे रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे और हमें इन्हें सीक्वेंस में याद रखना है। अब इतने सारे पॉइंट्स को सीक्वेंस में याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा, ठीक है, जिसमें कि 3 पॉइंट्स आप लोग सीक्वेंस में याद रखोगे, लेकिन लास्ट वाला टॉपिक आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाली लाइन आपको खुद याद करनी पड़ेगी। सो चलो देखते हैं क्या क्या है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले पॉइंट को पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली, ओके, जनरली इन लैटिन, ठीक है, और कैसे लिखे होंगे, इटैलिक्स में होंगे। दूसरी लाइन देखो क्या है, द फर्स्ट बर्ड, ओके, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है, क्या है ये मेरे पास मैंगी फेरा इंडिका। सो इसमें ये जो मैंगी फेरा है ये किस चीज को इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा जीनस को। किस चीज को इंडिकेट करेगा भाई, ये इंडिकेट करेगा जीनस को। जीनस के बारे में परेशान मत होना, अभी हम आगे इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद आप देख रहे हो इंडिका, इंडिका किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को। सो यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denoted the specific epithet। फिर इसके बाद देखो बोथ वर्ड, ओके, बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम। सो ये आपको मैंगीफेरा इंडिका क्या है, बायोलॉजिकल नेम है। व्हेन, ओके, हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर ये मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो एक लिख के दिखाता हूँ आपको। सो ये मैंने लिखा साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। सो ये मैंने हाथ से लिखा है तो ये क्या होना चाहिए, ये अंडरलाइन होना चाहिए, ये रूल बताता है, ठीक है। अगर ये प्रिंट है, अगर ये कैसा है, प्रिंट है, तो कैसा होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए, मतलब थोड़ा तिरछा करके लिखा होना चाहिए अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में है तो। और ओके, और ओरिजिन क्या रहेगा, लैटिन रहेगा, ओरिजिन है ना कि लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। ये पॉइंट हम सबसे पहले पढ़ गए थे। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो पहला वर्ड है वो जीनस को इंडिकेट कर रहा है वो। और उसमें भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर दिख रहा है। सो आपको ये बताया जा रहा है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। सो यहाँ पर एम क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। while the specific epithet start with specific, ओके, स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो गया, इंडिका हो गया। और इसमें जो पहला वर्ड है जो स्टार्ट हो रहा है वो कैसा है, स्मॉल में होगा। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे आपके साथ ट्रिक शेयर कर देते हैं। तो ट्रिक में आपको एक लाइन याद रखनी है। ट्रिक में आप क्या रखोगे, लाइन याद, LGU इज इंडियन। कैसे भी कर लो, LG का मतलब कुछ भी समझ सकते हो, जो भी आपको नाम वगैरह समझना है, ठीक है। सो मैं इस लाइन को मैं इस तरीके से ना लिख के, अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो कैसा रहेगा, LGU इज इंडियन। अब देखो अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से लिख दूंगा तो मैं पूरा का पूरा रूल याद कर लूंगा। जैसे एल की चीज को इंडिकेट करेगा, एल इंडिकेट करेगा लैटिन को। किसे इंडिकेट कर रहा है भाई, लैटिन को। आई की चीज को इंडिकेट कर रहा है इटैलिक्स को। अब जरा पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन क्या है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली रिटन इन लैटिन, एल से लैटिन, एंड रिटन इन इटैलिक्स। सो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लोगे, ये पहली लाइन, मतलब ये पहला पॉइंट है अगर सीक्वेंस में लगाने आता है तो। फिर इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड में मैंने लिखा है जी और एस। क्या आ रहा है, जी और एस आ रहा है। जी का मतलब क्या हो जाएगा, जीनस। एस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पेसिफिक एपिथेट। सो चलो पढ़ो क्या है आपका सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while द सेकंड कंपोनेंट डिनोटिंग द स्पेसिफिक एपिथेट। हो गया। तीसरा क्या है, यू। यू से क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। क्या हो जाएगा भाई, अंडरलाइन। और यहाँ पर आई से क्या हो जाएगा, इटैलिक्स। शब्द भी चेंज नहीं हो रहे, जहां पर आई ऊपर भी इटैलिक्स था तो यहाँ पर भी इटैलिक्स। अब जरा आप तीसरे पॉइंट को पढ़ो, थर्ड पॉइंट क्या है, बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम है, ओके, हैंड रिटन जब होंगे तो वे कैसे होंगे आपके, अंडरलाइन होंगे। और जब वे आपके क्या होंगे, प्रिंटेड फॉर्म में होंगे तो कैसे होंगे, इटैलिक्स होंगे। तो 3 पॉइंट आपको याद हो गए। फोर्थ पॉइंट आप क्या करोगे, फोर्थ पॉइंट को आप देख के बता दोगे कि भाई बायोलॉजिकल नेम है, पहला वाला जीनस को इंडिकेट कर रहा है, जीनस में पहला वर्ड कैपिटल रहेगा, स्पेसिफिक एपिथेट में पहला वर्ड स्मॉल रहेगा। और अगर एग्जामिनर अब आपको ऊपर नीचे ये पॉइंट्स कर देगा, और अगर आपको ये ट्रिक लगानी आ रही तो आप इस क्वेश्चन में गलती करे हुए नहीं।
तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी थी। चलो, फिर इसके बाद हमें नोमेनक्लेचर में ये सारी चीजें ध्यान रखनी थी, मैंने आपको बता दिया। फादर ऑफ नोमेनक्लेचर अगर आपसे पूछ जाएगा तो कार्लस लिनस रहेगा, और ये नेमिंग सिस्टम जो है ये किसने स्टार्ट करा था? कार्लस लिनस ने ही स्टार्ट करा था। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। ओके, फिर इसके बाद देखो कुछ पॉइंट्स और मुझे बताने हैं यहाँ पर नेक्स्ट के नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर गार्डन पी। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या होगा? गार्डन पी का साइंटिफिक नेम हो जाएगा पाइसम सताइवम। क्या ये मैंने सही लिखा है? पहले तो आप ये बताओ, क्या ये सही है या ये गलत है? सो इसमें जो आंसर रहेगा ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने कैसे लिखा है, मेरा हैंड रिटन है ना, तो क्या होना चाहिए था? अंडरलाइन होना चाहिए था। उसके अलावा स्पेसिफिक एपिथेट का, ठीक है, पहला वर्ड कैसा होना चाहिए था? स्मॉल होना चाहिए था। सो अगर मुझे करेक्ट अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? पाइसम सताइवम, और इसको मुझे अंडरलाइन करना पड़ेगा। अब ये क्या है? अब ये हो जाता है मेरा बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट हो जाता है पहली चीज। सो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन की तरह ही इसको समझा। ओके, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर कि कभी कभी क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल इसको ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। पाइसम सताइवम लिन, इस तरीके से अगर आपको देखने मिल जाए तो इसमें ये जो लिन है ना, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये है आपका इंडिकेट करता है नेम ऑफ साइंटिस्ट। किसको इंडिकेट कर रहा है भाई? ये इंडिकेट करता है नेम ऑफ साइंटिस्ट हु गिव द नेम, जिसने नाम दिया है उस साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट के सम्मान में हम लोग ये लगाते हैं, ठीक है, हु गिव द नेम। इस तरीके से अगर आ जाए मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो इसमें लिन जो है किसको इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे आपका कार्लस लिनस को इंडिकेट कर रहा है। और कार्लस लिनस को क्यों इंडिकेट कर रहा है? और कार्लस लिनस ने क्या करा है? इन्हें ही नेम दिया है, तो इस वजह से यहाँ पर इस तरीके से इंडिकेशन देते हैं। इसके अलावा देखो और कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं लिनस के बारे में, ठीक है, कार्लस लिनस जी के बारे में कुछ चीजें और आपसे पूछी जाती हैं। सो कार्लस लिनस जी के बारे में आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन कौन सी इनके द्वारा आपकी बुक्स वगैरह है, तो ध्यान रखना। कार्लस लिनस ने क्या कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? एक है आपकी फिलोसफिया बोटेनिका, बोटेनिका। सेकंड है आपकी स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम। थर्ड है आपकी सिस्टमा नेचुरिया, या सिस्टमा नेचुरा, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये तीन ध्यान रखनी पड़ेगी जो कि कार्लस लिनस के द्वारा ही दी गई हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें किसकी, इसकी हम लोग बोटेनिका वाली की बात करते हैं, तो ध्यान रखना इसमें जो है लिनस ने क्या दिया है, लिनस जी ने यहाँ पर प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स के बारे में बताया। किसके बारे में बताया साहब? प्रिंसिपल और प्रोसीजर के बारे में बताया। अब प्रिंसिपल प्रोसीजर किसके बताएंगे? नोमेनक्लेचर के बताएंगे, है ना। सो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? आपका साइंटिफिक नोमेनक्लेचर को ही कहा जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा स्पीशीज प्लांटेरम, ध्यान रखना कि ये जो स्पीशीज प्लांटेरम है, ठीक है, इसमें क्या करा था इन्होंने, कार्लस लिनस जी ने अराउंड 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट पर गिवन, ठीक है, मतलब 5900 स्पीशीज प्लांट की क्या करी थी, इसमें इन्होंने नेमिंग करी थी, साइंटिफिक नेमिंग करी थी। फिर इसके बाद है आपका सिस्टमा नेचुरिया या फिर सिस्टमा नेचुरा। इसमें क्या करा था इन्होंने, इसमें अराउंड 4326 के आसपास क्या थे स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को क्या करा था, नेमिंग करा था। सो ये सारे फैक्ट्स आप यहाँ पे याद रखेंगे, और यहाँ से डायरेक्टली आपसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये आपकी एनसीईआरटी में भी ये सारी बातें दे रखी है, ठीक है। हाँ, ये आपको जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है ये चीज तो खैर मेंशन नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे बुक्स के नाम आपको मेंशन कर रखे हैं, तो आपसे हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ ले जाए। अब इसके बाद आप लोगों को अगली हेडिंग क्या बनानी है? अगली हेडिंग आप लोग बनाओगे
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नेम प्रोवाइडेड बाय, ठीक है। अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नेम इज प्रोवाइडेड बाय। एनसीईआरटी में आपको 2-3 दे रखे हैं, मैं थोड़े से आपको ज्यादा बताऊंगा। अब ज्यादा क्यों बताने, उसके पीछे भी रीजन है। कुछ एक दो ऐसे हैं जो आपसी में मिलते हैं और एग्जाम में क्या करता है उसमें ये आपको कंफ्यूज करता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक दो एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है आईसीबीएन। क्या याद रखोगे भाई, आईसीबीएन। आईसीबीएन का जो फुल फॉर्म है ध्यान रखना क्या होगा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही आपका आईसीजेडएन क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या हो जाएगा, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका आईसीएनबी। देखो आईसीएनबी और आईसीबीएन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखना। आईसीएनबी क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका आईसीएनसीपी। ये क्या है आपका, ये है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। सो इतना ध्यान रखोगे, ठीक है। और इसके अलावा एक आईसीटीवी और ध्यान रख लेना। सो मैं अगली स्लाइड पर बताता हूँ आपको आईसीटीवी के बारे में। आईसीटीवी आईसीटीवी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इंटरनेशनल कमिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल कमिटी, यहाँ पर कोड नहीं है। सो इंटरनेशनल कमिटी फॉर द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, सो ये थोड़ी सी चीजें जो कि आप लोग याद रखोगे, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर हो गया मैं जानता हूँ, पर लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें बताई हैं और कुछ भी कट नहीं करा। तो चलो इसके बाद हम अगली हेडिंग करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी, टैक्सोनॉमी हायरार्की। ओके, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करेंगे अब, ठीक है। सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो देखो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कोई सिंगल स्टेप नहीं है, ठीक है। कैसा स्टेप नहीं है, कोई सिंगल स्टेप नहीं है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन, किसकी बात करते हैं भाई, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंदर आप क्या देखोगे, आपको यहाँ पर काफी सारे स्टेप्स देखने मिलेंगे, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ दैट क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, इज नॉट अ सिंगल स्टेप। इट इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन में क्या देखोगे आप, दैट इट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स, या फिर मैं कह सकता हूँ सीरीज ऑफ स्टेप्स। इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल लो, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम, है ना, पढ़ते हैं ना एनिमल किंगडम। फिर हम किंगडम के अंदर क्या पढ़ते हैं, किंगडम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फाइलम। फिर फाइलम के अंदर भी आप क्या पढ़ते हो, क्लास पढ़ते हो, है ना। तो है तो क्या, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें काफी सारे स्टेप्स आपके आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, काफी सारे स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है। उन सारे स्टेप्स को टुगेदर ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें काफी सारे स्टेप आते हैं, जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया। तो उन सारे स्टेप्स को हम लोग समझेंगे। अब देखो इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन में आपके काफी सारे सीरीज ऑफ स्टेप है। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आप समझना, ठीक है।
और यहाँ पे जो स्टेप्स हैं, ठीक है, मैंने क्या कहा है यहाँ पर जो हर स्टेप है, ईच स्टेप, यहाँ पर हम लोग हर स्टेप को क्या बोलते हैं, यहाँ पर हर स्टेप को रिप्रेजेंट किससे करोगे आप, इसको आप रैंक कह सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, कैटेगरीज कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई, कैटेगरी कह सकते हो। मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर काफी सारी रैंक्स हैं और आपकी काफी सारी कैटेगरीज हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि जो कई सारी कैटेगरी हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पॉइंट लिखता हूँ, देखो, ऑल कैटेगरी टुगेदर मेक, ठीक है, ये सारी कैटेगरी एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, ये सारी कैटेगरी एक साथ मिलकर बनाती हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बनाती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, किसकी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की अगर हम बात करते हैं, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है ये क्या कंटेन करती है, इसके अंदर आती है आपकी 7 कैटेगरी। क्या आती है, 7 कैटेगरी आती है, या फिर कैटेगरी की जगह मैं कह सकता हूँ 7 रैंक आती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या आते हैं, 7 टैक्सोन आते हैं। तो सारी बातें एक ही रहेंगी, ठीक है। रैंकिंग ऑफ कैटेगरी को टैक्सोन भी कहा जाता है। एक पॉइंट फिर से आपके लिए यहाँ पर एनसीईआरटी का, ठीक है, रैंकिंग ऑफ कैटेगरी नोन एज टैक्सोन। ठीक है, अब तुम टैक्सोन कह दो या फिर तुम क्या कह दो, कैटेगरी कह दो या रैंक कह दो, सारी बात एक है। अब देखो सीक्वेंस को याद रखना है आपको, ठीक है। 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। सो मैंने क्या बताया कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कितनी कैटेगरी, कितनी रैंक या फिर कितने टैक्सोन आ रहे हैं, तो आपका आंसर रहेगा सर 7 आ रहे हैं। और 7 में आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। जैसे आपका सब क्या रहेगा, किंगडम, जो कि आपका सबसे बड़ा होता है। किंगडम से छोटा क्या होता है, फाइलम। फाइलम से छोटा क्या होता है, क्लास। क्लास से स्मॉल क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर से भी स्मॉल क्या होता है, फैमिली। फैमिली से स्मॉल क्या होता है, जीनस। और जीनस से स्मॉल क्या होता है, स्पीशीज होता है। ठीक है। सो यहाँ पर इसके किंगडम के बारे में ध्यान रखना। किंगडम क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी हायर कैटेगरी है, और स्पीशीज क्या है आपकी लोअर कैटेगरी या लोअर टैक्सोन या फिर लोअर रैंक। और इसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक वैसे तो इसकी काफी सारी होती है, जैसे एक है आपकी कीप पोर्ट क्लीन। कीप पोर्ट क्लीन, अदरवाइज अदरवाइज फैमिली गेट सिक। गेट सिक। तो एक ट्रिक तो यहाँ पर ये होती है। लेकिन मेरे को जो ट्रिक है, ठीक है, जो जनरली मैं अपनी क्लासरूम ऑफलाइन क्लासेस में देता हूँ, जो मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में देता हूँ, जब मैं डाउट्स वगैरह लेता हूँ, तो वो क्या है, वो है आपकी केपीसी, मतलब कोटा पॉइंट कैरियर। ठीक है। और आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं कोटा कैरियर में, एक्स फैकल्टी भी थे वहाँ पर, हमने वहाँ पर भी पढ़ा है, मेंटर कराया है बच्चों को। सो ध्यान रखेंगे कि एक ट्रिक यही बन जाती है, केपीसी मतलब कोटा पॉइंट कैरियर ऑफ 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 से के ध्यान रखना है, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, ऑफ जीनियस स्टूडेंट। और आप सभी लोग जीनियस हैं, ठीक है। सो केपीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट। सो ये ट्रिक है, आपकी चॉइस आप कौन सी करना चाहोगे, लेकिन ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है स्पीशीज के बारे में, तो कि ये बताओ भाई, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। स्पीशीज होगी ना, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गई, आपकी स्पीशीज हो गई। अगर आपसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आपका क्या हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑफ क्लासिफिकेशन। एक चीज और ध्यान रखेंगे, फाइलम की जगह हो सकता है आपको डिवीजन देखने मिल जाए। क्या देखने मिल जाए, फाइलम की जगह डिवीजन देखने मिल जाए। लेकिन पॉइंट टू रिमेंबर, ध्यान से सुनो, क्या है पॉइंट टू रिमेंबर, क्या है कि फाइलम एनिमल्स के लिए यूज करोगे। ठीक है, किसके लिए यूज करोगे भाई, फाइलम एनिमल के लिए और डिवीजन प्लांट के लिए। तो इस बात को मैं आपको एक अलग स्लाइड पे लिख के दे देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखेंगे, किंगडम से छोटा क्या होता है, फाइलम। लेकिन फाइलम का कब यूज करोगे आप, जब आप एनिमल का क्लासिफिकेशन करोगे। और वहीं अगर आप प्लांट का क्लासिफिकेशन करोगे, तो आप किसका यूज करोगे, डिवीजन का यूज करोगे। अगेन पॉइंट टू रिमेंबर,
PTR मतलब पॉइंट टू रिमेम्बर। तो ये आज हमने छोटी छोटी बातें करी, कल हम इन सारी चीजों को क्या करेंगे और भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि भाई किंगडम क्या है, हम लोग समझेंगे इसके फाइलम क्या है, हम लोग समझेंगे क्लास क्या है, स्पीशीज क्या है। तो मतलब काफी सारी चर्चाएं अभी हम करेंगे। अभी आपका 1 या 2 लेक्चर और लगने वाला है इस चैप्टर को पूरा करने में, और 15 के बाद रेगुलर आपकी क्लास रहेंगी, रेगुलर आपको वीडियो यूट्यूब पर मिलेंगे। फिर कोई डिले नहीं होगा। ठीक है, अगर बिना केस कुछ होता है, पहली बात तो होगा नहीं ऐसा कुछ, लेकिन अगर कुछ होता है तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग कमिटेड क्लासेस एट लास्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।